स्टॉक मार्केट में हमें ये उसका जो ब्राइटर साइड है वो तो दिखता है कि रिटर्न बहुत ज्यादा है, बट उसका जो डार्कर साइड है वो हम यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं। बैंक में एफडी कराना अच्छा होता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना? ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसको देखना चाहिए कि उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। इन्वेस्टमेंट को ऐसा देखा जाता है कि ये एक तरीके से जुआ है या सट्टा है, इसमें पैसे डूबते हैं। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसको शायद आप स्पेकुलेशन बोल सकते हमारा सर मेन फोकस सर किस चीज़ पे ज़्यादा होना चाहिए सर, लाइबिलिटीज पे सर या एसेट्स पे? एक बहुत अच्छी कोट भी है, मुझे याद आती है कि फादर के पैसे से आईफोन लेने से बेटर है खुद की मनी से आप नोकिया ले लो। आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं, मैं विवेक सर है। आज हम इनसे फाइनेंस से रिलेटिव बातें करेंगे और इनसे जो इनके लाइफ के एक्सपीरियंस है इनसे रिलेटिव भी काफ़ी सारी बातें करेंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले विवेक सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत फर्स्ट क्लास। आप बताइए। सर हम भी बहुत अच्छे। बढ़िया। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर आप एसबीआई में मैनेजर थे, सर वहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? अच्छा, सफ़र एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग भी था। ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद मैंने सीधा स्ट्रेट अवे बैंक ज्वाइन किया। घर से दूर पोस्टिंग हुई। अभी तक मैं घर से दूर नहीं गया था, तो पहली बार था, तो नए नए एक्सपीरियंसेस भी हुए। और हमेशा जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं आपको। सर। तो पहली बार घर से बाहर निकलना और इतनी दूर जाना एंड देन वहाँ पे सब कुछ खुद ही मैनेज करना, सो इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, जिसने बहुत कुछ सिखाया। एंड देन बैंक में जाने के बाद काफ़ी कुछ सीखा। फाइनेंस अभी तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, तो उसकी जो थ्योरीज हैं, उसका एक्चुअल वर्ड में कैसे यूज़ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें की। बैंक की स्कीम्स जो होती हैं उनको समझा, कैसे उनसे लोगों की हेल्प की जा सकती है, वो सारी चीज़ें की। और 10 साल बैंक में काम किया मैंने, तो उसमें एक गांव की छोटी ब्रांच से लेके बिग कॉर्पोरेट्स अकाउंट जो होते हैं आपके, मोर देन 500 करोड़ 10,000 करोड़ का जो टोटल पोर्टफोलियो मेरी ब्रांच का होता था, तो उस लेवल पे भी काम किया है। सो ओवरऑल 10 साल में मतलब बहुत कुछ सीखा। सो आई वुड से कि उस एक्सपीरियंस की वजह से एक जो रियल वर्ल्ड जो होता है वो देखने का बहुत करीब से मौका मिला। सो बहुत अच्छा और बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरा बैंक का। सर कुछ एक दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंसेस लाइक मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो नेपाल बॉर्डर पे थी। तो नेपाल बॉर्डर पे पोस्टिंग होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो अकाउंट्स होते थे, छोटी ब्रांच थी, और हमारे यहाँ जो अकाउंट्स होते थे वो उसमें बहुत सारे नेपाली सिटीजन भी होते थे, तो डिफरेंट कल्चर होता है थोड़ा सा। सर। तो उन लोगों से जब इंटरेक्ट करते थे तो बहुत नई नई चीज़ें पता लगी कि ओ अच्छा ऐसा भी होता है वर्ल्ड में, मतलब जो और कल्चर है, और कभी नेपाल के कल्चर को उस नज़र से हमने देखा नहीं था, एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ओवरऑल ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं ड्यूरिंग माय टेन्योर। सर नेपाल का कल्चर कैसा था आपने जैसे वहाँ नेपाल में इसी बहाने मुझे बहुत बार नेपाल जाने का भी मौका मिला, क्योंकि मेरी पोस्टिंग वहीं थी। तो मतलब मुझे नेपाल का जो कल्चर था वो बहुत मतलब मुझे रिच कल्चर लगा। बहुत ही आई वुड से कि ओपन हार्टेड जिसको बोलते हैं लोग होते हैं वहाँ के, और बहुत खुशनुमा सा एक माहौल रहता है, क्योंकि वो नेचर के बीच में, हिमालय की गोद में है। तो बहुत ज़्यादा स्केनिक ब्यूटी तो है ही वहाँ पे। तो और लोगों का जो व्यवहार भी होता है वो इंडियंस को लेके और इंडिया को लेके खास तौर से वो बहुत ही अच्छा और बहुत रेस्पेक्टेड वे में वो लोग इंडिया को देखते हैं। सर जब आप एक स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहे थे और जब आपने एक लार्ज लेवल पे वर्क किया कॉर्पोरेट में जाके हाई लेवल पे, तो उसमें बीच में सर क्या डिफरेंस आया आपके लाइफ में, मतलब क्या चेंजेस आया? देखिए, जब आप रिटेल ब्रांच में होते हैं, मतलब एक छोटे लेवल की ब्रांच है या जो नॉर्मल ब्रांच है सिटी की ब्रांचेस, जब आप उसमें होते हैं तो उसमें लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं। तो उसमें लोग आपसे हेल्प लेने के लिए भी आते हैं, क्योंकि बैंकिंग जो है वो फाइनेंस वर्ल्ड और जो नॉर्मल कॉमन लोग हैं उनके बीच का एक ब्रिज की तरह काम करता है बैंक। तो कोई भी जब बैंक में आता है तो उनकी एक अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। कोई किसी को पैसे भेजना चाह रहा है, कोई पैसे मंगाना चाह रहा है, कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कोई अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कार लोन ले रहा है, हाउसिंग लोन ले रहा है। जब आप बड़ी कॉर्पोरेट ब्रांच में जाते हो तो वहाँ पे द वर्ल्ड इज़ वेरी ब्रूटल, और वो लोग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपसे डील करते हैं। तो उनके लिए आपको उतना संवेदनशील
अलग तरीके से होना पड़ता है, और जहाँ लोगों के लिए जब आप कॉमन मैन से डील कर रहे हैं, आम पब्लिक से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। वहाँ पे प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा आपको साइड में रखनी पड़ेगी, उसके लेवल पे आके सोचना पड़ेगा कि उसको ज़रूरत है या कैसे आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मतलब पोल्स अपार्ट जिसको हम बोलते हैं उस तरह से होता है। एक जगह आपको पूरी तरह प्रोफेशनल बन के रहना है, दूसरी जगह आपको लोगों के साथ जुड़ के चलना है। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया किसी काम को कराने के लिए जो आपको नहीं करना चाहिए, आपको नहीं करना था, मतलब आप नहीं करना चाह रहे थे, फिर भी आपके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया कि आपको मजबूरी में शायद करना पड़ा मे बी? नहीं, आई थिंक ऐसा हर फील्ड में होता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं या जो आपके सीनियर्स हैं, वो हो सकता है कभी कभी आपको अनएथिकल होने के लिए, या आप उसको दूसरे या शुगर कोटेड वर्ड्स में बोल सकते हैं कि किसी और काम को कराने के लिए आपको प्रेशराइज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अप टू यू। अगर आपके एथिक्स स्ट्रांग हैं, अगर आपका बिलीफ सिस्टम अच्छा है, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, तो आई थिंक आप किसी भी तरह के प्रेशर को आराम से झेल सकते हैं। एक दो इंसिडेंट को छोड़ के बैंक में कभी ऐसा नहीं हुआ, और वो भी ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ अनएथिकल करने के लिए बोला गया। इट्स लाइक आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने के लिए बोला गया, जो अल्टीमेटली बैंक के नियम के अंदर ही होता था, पर ये था कि आउट ऑफ द वे जाके आपको काम करने हैं। और थैंकफुली मेरे करियर में जो मेरे सीनियर्स जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा काम मुझे नहीं बोला। दूसरा एक चीज़ होती है कि जब आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर देते हो कि ओके आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, तो शायद दूसरे लोग खुद ही उससे एक आइडिया लगा के आपको उस तरह से अप्रोच भी नहीं करते हैं। सो आई थिंक इट गोज बोथ वेज कि आपको खुद तो अडिग रहना ही है अपने एथिक्स पे, और आई थिंक सामने वाला अगर आपको प्रेशराइज कर भी रहा है या कुछ और काम करने के लिए इस तरह का अगर कुछ आपको बोला भी जा रहा है, तो आई थिंक यू शुड नो हाउ टू से नो। तो दैट वाज द थिंग। आई थिंक पूरे करियर में मेरा एक्सपीरियंस इस तरह के कामों में कुछ नहीं है, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सर ये एक बहुत बड़ी स्किल है नो बोलना, जो कि हर कोई नहीं बोल पाता। करेक्ट। सर इस स्किल को किस तरीके से इम्प्रूव करें? मैं खुद ही इस चीज़ का शिकार हूँ एक्चुअली। इनफैक्ट एक मजे की बात ये भी है कि जब मेरा स्टेट बैंक में इंटरव्यू चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे मेरी वीकनेसेस पूछी, विच इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो मेरी पहली वीकनेस मैंने जो बोली थी वो यही बोली थी कि आई कांट से नो। उस टाइम मेरा यही था कि एक्चुअली मैं नो कहना जानता ही नहीं था, बट अगेन एक्सपीरियंसेस जो आपके होते हैं वो आपको सिखा देते हैं कि ओके यू शुड लर्न थिंग्स। तो उन्हीं में से एक चीज़ थी कि ड्यूरिंग माय बैंकिंग करियर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, क्योंकि मना नहीं कर पाते आप। तो लेकिन जैसे जैसे मेरा करियर आगे बढ़ा, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी आती है आपके अंदर, क्योंकि आई वाज जस्ट कॉलेज पास आउट स्टूडेंट, उसके तुरंत बाद ही मैं जॉब में चला गया था। तो जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हो, तो यू लर्न दैट आर्ट टू से नो। तो वो इवेंचुअली फिर वो आई मास्टर दैट आर्ट। ओके ठीक है, अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मना नहीं कर पाता, बट आई एम ट्राइंग कि थोड़ा उसको और बेटर करूं और फर्मली अपने आप को प्रेजेंट करूं कि मैं नहीं कर सकता, या आई थिंक आई शुड लर्न प्रॉपरली हाउ टू से नो। सर हम कैसे सीख सकते हैं इस चीज़ को? अच्छा, अगेन मैं यही बोलूँगा कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यू स्टार्ट टेकिंग सम स्टेप्स। जैसे ही आपके पास दो ऑप्शन आते हैं जहाँ पे आप मना कर सकते हो और हाँ कर सकते हो, आई थिंक वहाँ पे आपको ना करना सीखना चाहिए। एक टाइम तक, जब तक आपके सेल्फ तक कोई बात नहीं आ पा रही है, या जब तक आपके एथिक्स तक कोई बात नहीं आती, तब तक आप ओके ठीक है फाइन, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके आप कर सकते हो। लेकिन जब आपके एथिक्स पे कोई बात आने लगे, आपकी पर्सनैलिटी पे कोई बात आने लगे, ओवरऑल जो आपकी ओवरऑल मतलब जो आप हो एक्चुअली उसके डिफरेंट अगर कोई बात जा रही है, ऑपोजिट कोई बात जा रही है, तो आई थिंक एक बार स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। जैसे ही एक बार आप स्टैंड ले लेते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और तब आपको पता लगता है कि हाँ नो कहने में कोई बुराई नहीं थी। तो फिर वो उस पॉइंट को पकड़ के आप धीरे 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 सीख जाते हैं वो आर्ट। सर जो बैंक होते हैं सर, उनके सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कस्टमर से अपने छुपाते हैं, जो भी उनके कस्टमर को पता होनी चाहिए? हाँ, अच्छा। नहीं, बैंक हमेशा से, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री हमेशा से कस्टमर्स को लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन
जो उस ड्राइविंग सीट पे बैठा है, जो पर्टिकुलर वो पर्सन जो बैठा है, वो कितनी ट्रांसपेरेंसी से आपको वो चीज़ें कन्वे कर पा रहा है, यहाँ थोड़ा सा आई थिंक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कस्टमर आता है, उसको पता है कि मान लिया बैंक से लोन लेने के लिए आया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लिया कोई बैंक से लोन लेने के लिए आता है, तो उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी बता पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। बैंक वाले जो ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं, वो पहले ही बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो उनके पास उतना एक्चुअली टाइम नहीं है कि वो हर एक को बैठ के आराम से डील करें, विच शुड नॉट बी, बट दिस इज द केस। तो अब वो जब वो डील कर रहे हैं तो जो ज़रूरी बातें हैं वो बता दी जाती हैं कस्टमर को। उसके अलावा कस्टमर को एक फॉर्म भी दिया जाता है, जो कस्टमर को टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्म दिया जाता है, तो वो इसीलिए दिया जाता है कि अगर कोई बात छूट गई है तो वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड है, आप पढ़ लीजिए उसमें। कस्टमर को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए और वो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेनी चाहिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन रखी जा रही हैं। तो आई थिंक बैंक अपनी तरफ से, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि बैंक हमेशा से ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगेन उस पर्सन के ऊपर है कि वो किस तरह से कन्वे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आई थिंक इट अगेन कस्टमर को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, बैंक वाले को भी थोड़ा कोशिश करनी चाहिए कि क्लियरली सारी चीजें बता दी जाएं, ताकि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। सर बैंकिंग में भी मोनोपोली होती है? किस सेंस में? मतलब किस सेंस में सर? एक वो होते हैं ना कि अधिकार जमाने लगते हैं कि हम मैं ही हूँ। अगेन मान लिया अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें या आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की बात करें, तो जहां तक पीएसयूज बैंक है, उसमें देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पीएसयू बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक होते हैं, जिसको आम भाषा में सरकारी बैंक बोलते हैं। तो पीएसयू बैंक्स जो हैं, जो सरकारी बैंक जो हैं, तो यूजुअली ये माना जाता है कि उनकी मोनोपोली रहती है वो, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेक है उसमें। तो पर अगर आप देखें तो पूरे देश का जो बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो सबसे बड़ा है कैपिटल साइज में भी और प्रेजेंस में भी। अभी स्टेट बैंक ने एक माइलस्टोन भी अचीव किया था, 50 करोड़ कस्टमर्स ऑन बोर्ड करने का। तो देश की पूरी आबादी 140 करोड़ है, उसमें से 50 करोड़ कस्टमर स्टेट बैंक के पास है, तो विच सेज के कितना बड़ा स्टेक स्टेट बैंक के पास है। तो मोनोपोली अगर आप इस सेंस में देखें तो हाँ, बट इट्स अ फेयर मार्केट। आई थिंक कोई भी बैंक किसी भी तरह का प्रोडक्ट किसी भी तरह से ऑफर कर सकता है, फेयर प्ले है। हाँ सर, रूल भी चलाने लगते हैं मोनोपोली में। मतलब सर अगर मेरी ज़्यादा पावर है तो वो रूल चलाने लगते हैं कि हाँ। कोई एक एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा है तो कि ऐसा हुआ था या कुछ ऐसा? सर एग्जाम्पल तो सर अभी है नहीं मेरे पास, पर मैंने सर सुना था कि मतलब सर जो बैंक होते हैं, जैसे सर अलग इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि सर जो कंपनीज होती हैं सर, जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे सर हम एग्जांपल लें यूनिलीवर का, तो यूनिलीवर इतनी बड़ी कंपनी है कि सर उसकी मोनोपोली चलती है हर जगह, कि अगर कोई स्मॉल या छोटी इंडस्ट्री या कोई छोटा बिजनेस भी आएगा तो वो आराम से उसे इजीली टेक ओवर कर लेगी। तो इस तरीके से बैंकों में भी, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी इस तरीके की मोनोपोली चलती है कि अच्छा, में एक्वायर कर लेते हैं उसको। मतलब इसमें क्या होता है कि क्योंकि सारे के सारे बैंक आरबीआई के रूल से बंधे हुए हैं। यस सर। तो आरबीआई जिस तरह की गाइडलाइंस बनाता है, प्रेजेंट करता है, वो सारे बैंकों को फॉलो करनी पड़ती है। तो मोनोपोली होने का जो थोड़ा बहुत स्कोप बचता भी था वो वहाँ पे खत्म हो जाता है। मान लिया एक टर्म है बेस रेट। आरबीआई एक बेस रेट वाला कंसेप्ट लेके आए थे। तो उसमें क्या होता था कि मोनोपोली कहाँ हो सकती थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास ह्यूज कैपिटल है, तो स्टेट बैंक किसी भी बहुत ही लो परसेंटेज पे भी लोन ऑफर कर सकता है। बाकी बैंकों के पास कैपिटल कम है तो वो उतने लो रेट पे शायद ऑफर नहीं कर पाए। तो इस चीज में मोनोपोली का स्कोप था कि स्टेट बैंक अपना मन मर्जी का रेट दे के मार्केट कैप्चर कर सकता था। बट अगेन आरबीआई बेस रेट का एक कंसेप्ट लेके आया कि हर बैंक को एक बेस रेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बेस रेट क्या है? विच उसमें क्या होगा कि जो भी बेस रेट होता है उससे कम पे कोई भी बैंक एडवांस नहीं करेगा, मतलब लोन नहीं देगा। तो वो एक कंसेप्ट है। अब हर बैंक को वो ऑफर करना पड़ता है, रिवील करना पड़ता है। तो मान लिया स्टेट बैंक ने बोला कि मेरा बेस रेट 8% रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक है या कोई और अदर बैंक है उसने बोला कि 9% रहेगा। तो अब कस्टमर चूज कर सकता है कि स्टेट बैंक बेस रेट 8% ऑफर कर रहा है, मतलब मिनिमम 8%, उससे कम पे नहीं मिलेगा मुझे लोन। वेयर एज आईसीआईसीआई 9% ऑफर कर रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो स्टेट बैंक से ले लेना चाहिए, 1% कम है। लेकिन उसके साथ साथ ही
जो स्प्रेड डिसाइड करने का जो पावर है वो आरबीआई ने बैंकों को छोड़ दिया है। स्प्रेड क्या होता है कि बेस रेट प्लस कितने परसेंट, लाइक स्टेट बैंक ऑफर कर रहा है बेस रेट प्लस 2% पे, आईसीआईसीआई ऑफर कर रहा है बेस रेट पे, तब इफेक्टिव रेट कितना लगेगा कस्टमर को, बेस रेट प्लस 2%, 10% हो गया स्टेट बैंक का, आरबीआई आईसीआईसीआई बैंक का हो गया 9%। तो यहाँ अब आईसीआईसीआई बैंक में जाने में फायदा है। तो अब वो फेयर प्ले हो गया, अब हर बैंक अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकता था। हालांकि ये बेस रेट वाला कंसेप्ट अब हट गया है, अब उसके अलावा एसबीआर आ गया, एसबीआर के बाद भी एमसीएलआर आ गया था, मार्जिनल वाला जो रेट होता है। बहुत सारे रेट्स इस तरह से आ गए हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है उसके बाद। फिर अब सर एक ये एसबीआई, मतलब सर एसबीआई बैंक में सर उससे सर जॉब छोड़ के सर वहाँ से आप सर टीचिंग प्रोफेशन में सर कैसे आए? टीचिंग मुझे शुरू से ही पसंद थी, तो आज नहीं तो कल मुझे टीचिंग में आना ही था। पहले मेरा प्लान ये था कि थोड़ा और स्टेट बैंक में काम करके थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, उसके बाद अगर मैं टीचिंग में हूँ तो शायद मैं ज़्यादा जस्टिस कर पाऊँ स्टूडेंट्स के साथ में, उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके। पर फिर मुझे लगा कि एक टाइम पे आके ऐसा लगा था मुझे कि अब मैंने हर तरह का एक्सपीरियंस ले लिया है बैंक में, जितने भी बैंक के डिवीजन हो सकते हैं, मतलब जिस तरह के काम हो सकते हैं, मैक्सिमम काम में मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा, थोड़ा नहीं ज़्यादा, हर तरह से मैंने एक्सपीरियंस कर लिया था। तो फिर मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, एज भी अभी सपोर्ट कर रही है, तो आगे मैं अपनी डॉक्टरेट भी कंप्लीट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर टीचिंग में अगर आना है, तो अगर करियर लंबा जाना है तो फिर मुझे अभी स्विच कर लेना चाहिए। तो उस तरह से सोचते हुए फिर मैंने 10 साल बैंक में काम करने के बाद फाइनली आई डिसाइडेड एंड फिर मैंने रिज़ाइन करके टीचिंग मैंने ज्वाइन कर ली। सर ये बैंक में एफडी कराना अच्छा होता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है? एक्चुअली ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कोई भी जो पर्सन इस तरह के डिलेमा में है, उसको देखना चाहिए कि उसका रिस्क एपेटाइट कितना है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, वो सेफ प्ले करना चाह रहा है या वो रिस्क ले सकता है, उसको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट सोच रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत कब है। स्टॉक मार्केट में तो ऐसा है कि आज आप पैसा लगाइए, हो सकता है रात में ही डबल हो जाए, हो सकता है रात में आपके पास कुछ भी ना बचे। तो स्टॉक मार्केट ऐसा है, तो यहाँ इस तरह के लिए रिस्क फैक्टर काम करता है। एक ऐसा है कि मेरे पास पैसा स्पेयर में पड़ा है, अगले 2 साल 3 साल तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो मैं एफडी बना के रख सकता हूँ। दूसरा है मुझे रिटर्न कितना चाहिए, एफडी में उतना रिटर्न आजकल नहीं मिलता, स्टॉक मार्केट के रिटर्न बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है। एफडी में सर कितने % तक का रिटर्न मिलता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जो अभी एफडी में चल रहा है वो है आपका 5% से लेके कुछ 7-8-9% तक होगा, जिसमें सीनियर सिटीजन से मिला के सब तरह के बेनिफिट अगर आप लगा लेते हैं तो ज्यादा 8.5-9% तक एफडीज आज की डेट में ऑफर की जा रही है, 5% से लेके 9% का। स्टॉक में सर मे भी सर 14% के करीब तक तो मिल ही जाता है। हाँ, 0% भी मिल जाता है। मतलब उसमें स्टॉक मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं या बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, या आप इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की तरह ही है, या आप निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं, पर आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज एटलीस्ट ज़रूर ले लें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले। स्टॉक मार्केट में हमें ये उसका जो ब्राइटर साइड है वो तो दिखता है कि रिटर्न बहुत ज़्यादा है, बट उसका जो डार्कर साइड है वो हम यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज एटलीस्ट एक्वायर करें, स्टार्ट विद वेरी लिमिटेड अमाउंट। धीरे धीरे जब बेस बढ़ने लगे, नॉलेज बढ़ने लगे और रिस्क एपेटाइट आप थोड़ा बढ़ा लें अपनी, उसके बाद फिर यू कैन इन्वेस्ट। सर आप सर स्टॉक मार्केट में सर जो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग सर, इन चीज़ को आप कैसे देखते हो? अगेन बहुत अच्छे ऑप्शन हैं ये वेल्थ क्रिएशन के, लेकिन बहुत ख़राब ऑप्शन भी हैं, आपकी सारी वेल्थ भी जा सकती है। तो अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास टाइम है, तो शेयर मार्केट में आप पैसा बिल्कुल लगाइए। और आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स को भी, ऐसा नहीं है कि आप जो आपकी पॉकेट मनी है उसको भी आप इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बट एटलीस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग और स्टार्ट सेविंग। आई शुड से एक एसआईपी तो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। 500 रुपये से मिनिमम एक एसआईपी स्टार्ट होती है, तो 500 या 1000 रुपये से एक एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है। सर किस तरीके के बेनिफिट मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में जाके, अगर हम इनिशियल एज से ही अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं? देखिए, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल,
एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। अगर आप 3,000 रुपये, 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास स्पेयर कर पाए एक महीने के, मंथली अगर आप इतना स्पेयर कर पा रहे हैं और एसआईपी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लेट्स से आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तो 3,000 रुपये के हिसाब से एक साल में आपने 3,60,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 20 साल में वो कितना 7,20,000 रुपये के आसपास आपने इन्वेस्ट किया। तो व्हाट डू यू थिंक, 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट करके 20 सालों तक आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए? लाइक डबल तो हो ही जाना चाहिए या ट्रिपल हो जाना चाहिए। 21-22 लाख, 25 लाख, लेट्स से 30 लाख तक मिल जाना चाहिए। अगर आप 20 सालों में एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,000 रुपये, तो आपको लगभग 90 से 1 करोड़, 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास रिटर्न आ जाएगा। इतना जो अभी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं सर, ये तो बहुत ज्यादा रिटर्न है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई हो जाती है एसआईपी में, कंपाउंड होता रहता है आपकी मनी। मतलब सर इसको थोड़ा, इस टर्म को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हमने सीखा ही है, तो उसमें क्या होता है कि एसआईपी में आपका जो अमाउंट है वो री इन्वेस्ट होके कंपाउंड होके वो इतना अमाउंट बन जाता है, और जितना रिटर्न अभी तक शेयर मार्केट ने दिया है म्यूचुअल फंड्स को, उस हिसाब से एक सिंपल कैलकुलेशन मैंने बताई है कि 90 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के आसपास का आपको मिल जाएगा। मतलब ये भी बहुत ज्यादा मैं एहतियात से बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है 1.25 करोड़ के आसपास का रिटर्न मिले, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का रिटर्न मिले। सर ये बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए मैं हर एक को सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट स्टार्ट विद सिंगल एसआईपी। 500 रुपये या 1,000 रुपये से आप स्टार्ट करो। जब तक आप एक अच्छी स्टेज में पहुंचेंगे, तो उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ठीक ठाक वेल्थ आपके पास आ जाएगी। सर इन्वेस्टमेंट को ऐसा देखा जाता है कि ये एक तरीके से जुआ है या सट्टा है, इसमें पैसे डूबते हैं। सर उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसको शायद आप स्पेकुलेशन बोल सकते हैं, हालांकि वो भी कैलकुलेटेड रिस्क इज द राइट टर्म। कैलकुलेटेड रिस्क है, जब मैं कोई शेयर का स्टॉक खरीद रहा हूं, जब मैं कोई भी, तो आई नो कि उसमें क्या रिस्क है क्या नहीं, तो वो रिस्क कैलकुलेट करने के बाद ही मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप प्योर स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि चलो ठीक है, वन फाइन डे आप उठे और आपने बोला कि आज मैं LNT के स्टॉक खरीद लेता हूँ बिना कोई बैकग्राउंड चेक किए या बिना कुछ स्टडी किए, तो वो एक स्पेकुलेशन है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटर है कि आप उसके बारे में थोड़ा समझ लें, मार्केट समझ लें, वो स्टॉक कैसे, उसका पास्ट कैसा रहा है, जो भी है, मतलब वो आप उसका एक स्टडी कर लें। उसके बाद अगर आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। तो दोनों चीजों में ये डिफरेंस है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं कि आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बैकअप क्रिएट किए जा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म का आपका गोल है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म के गोल आप करते हैं, स्पेकुलेशन में आप शॉर्ट टर्म के गोल टारगेट करते हैं। तो दोनों चीजों में ये डिफरेंस है। सर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, सर मैं वही सर मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट को सर मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट को एज अ जुआ समझते हैं कि नहीं यार कौन लगाएगा इतने सारे पैसे इतने लंबे समय तक का, पर उनको ये नहीं पता कि इससे काफी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये वे अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज करें, क्यों, मतलब उन्हें चेंज करना चाहिए, इसका सर एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे दीजिए। जैसे मैंने अभी बताया कि स्ट्रॉन्ग रीजन तो यही है, देखिए 3,000 रुपये मंथली आप सिर्फ सेव कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा बचा सकते हैं। मान लिया कोई एक मिडिल क्लास का पर्सन है, उसको अभी एक बेटी हुई है, वो अभी से एक एसआईपी अगर 3,000 रुपये की स्टार्ट कर दे, तो बाय द टाइम 18-20 साल तक की जब उसकी बेटी होगी, या शादी लायक जब उसकी बेटी होगी, तो ठीक ठाक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी उसके पास। एटलीस्ट शादी लायक आज से 20 साल बाद शायद मनी की उतनी वैल्यू भी नहीं रहे। आज लोग करोड़ों रुपए शादी में खर्च कर देते हैं आज की डेट में, 20 साल बाद तो शायद ये ट्रेंड और भी लेविश हो जाए। पर एटलीस्ट एक मिडिल क्लास शादी करने के लिए फिर भी उसके पास 1 करोड़ जितनी अमाउंट रहेगा, विच इज सफिशिएंट। शादी की बात मैंने बहुत मिडिल क्लास के माइंडसेट जो हमारा इंडिया का जो है उसको ध्यान में रखते हुए कही है। अदरवाइज आप एजुकेशन को देखें, 20 साल बाद जब आप एजुकेशन के लिए पैसा देख रहे होंगे कि कोई एक अच्छा कोर्स कराना है या फॉरेन से कुछ डिग्री करानी है, तो 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो वो बहुत बढ़िया अमाउंट है। तो उस ल्यूक्रेटिव अमाउंट को, ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड को देखते हुए आई शुड सजेस्ट अ मिडिल क्लास पर्सन और एवरीवन कि वो दैट पर्सन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दूसरा, एक जो पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि वो जुए की तरह देखते हैं, उसका आई थिंक मेन रीजन ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है हमारे यहाँ पे। फाइनेंशियल मतलब लिटरेट होना और फाइनेंशियल लिटरेट होना दोनों चीजों में डिफरेंस है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट, इवन एक डॉक्टरेट डिग्री रखने वाले को भी शायद फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं हो। हाँ, मतलब इट मे बी शॉकिंग, बट
बहुत जनरल फाइनेंशियल लिटरेसी भी हम लोगों को नहीं होती। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तभी फायदा जब स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाएं। हाँ सर, गांव में तो सर इन सब के बारे में कोई जानता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, तो वो Knowledge ही बहुत नहीं। बड़ा गैप है फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो उसके गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि बहुत ज्यादा कुछ मतलब एग्रेसिवली ट्राई कर रही है कि मल्टीपल एनजीओज के तरीके से या और किसी और तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी की जाए। बूट कैंप्स लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। आई थिंक मेरा जो दूसरा पॉइंट है कि हर एक, चाहे वो स्टूडेंट है, उसको भी 500 रुपए की SIP मिनिमम शुरू कर देनी चाहिए। उसके पीछे दूसरी वजह ये भी है कि इसी बहाने वो फाइनेंशियल लिटरेट होगा। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी अगर मैं समझ गया तो मैं 4 लोगों को समझा सकता हूँ, वो फिर 16 लोगों को समझा सकते हैं, और वो चैन बन सकती है। सर वही सर, कंपाउंडिंग, अगेन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो उसी तरह से मेरा एक मतलब ये भी है, मैं अपनी क्लास में भी यही बात करता हूँ कि हर एक को SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए, देख समझ के, मेरे कहने पे नहीं। आप आराम से देखो, समझो, रिस्क इवेल्युएट करो, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो डेफिनेटली स्टार्ट कर दो इन्वेस्टिंग। सर आप सर मनी को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि सर जो आपने सर काफी सारा इतना लमसम अमाउंट देख रखा है, तो सर आप कैसे देखते हो मनी को? ओके, मनी आई थिंक अगर जनरल टर्म में देखें तो मनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Yes, sir. मतलब आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो काम कर रहे हैं वो मनी के लिए ही कर रहे हैं। यस सर। तो मनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपकी लाइफ का। तो मुझे एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहिए कि अगर हमें पता है कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपकी लाइफ का, तो हम उसके लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, या उसके लिए स्मार्ट वर्क क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देखता हूँ कि वो थोड़ा सा हाँ हो जाएगा मतलब वो वाला एटीट्यूड लेके बैठे रहते हैं, जबकि द वर्ल्ड इज वेरी ब्रूटल। अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। मोस्ट ऑफ दी जो आइडियाज हैं, स्टार्टअप आइडियाज, वो कॉलेज से शुरू होते हैं। यस सर। तो मैं मतलब लोगों को बोलता हूँ, स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब कॉलेज से आइडियाज स्टार्ट हो सकते हैं तो आप ढूंढो ना, कोई एक टेक पर्सन ढूंढो, आपके साथ ही फ्रेंड ग्रुप में कोई होगा जिसका टेक पार्ट अच्छा होगा, आपके पास आइडिया अच्छा है, कोई फाइनेंस में अच्छा होगा, तो मिलके एक टीम बनाओ, कम अप विद एन आइडिया, और उस पर काम करना शुरू करो। हु नोज कि आप मल्टी बिलियनर बन जाओ कल के। तो मनी जब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है तो हर एक को उसके बारे में सोच के एटलीस्ट इतना कर लेना चाहिए कि उसका बेसिक साइकिल रन होती रहे। एक बार अगर आपकी बेसिक साइकिल टेक केयर हो गई, उसके बाद फिर आप आगे एडवांसमेंट पे जा सकते हो। तो बेसिक साइकिल एक जरूर बना लेनी चाहिए कि ओके, नाउ आई हैव एस्टैब्लिश दैट मच कि अब मेरे पास जो मेरे घर के खर्चे हैं, जो यूजुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, वो मेरे पूरे हो गए, वो मेरा चलता रहेगा। अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ या अब मैं कुछ नया काम सोचता हूँ और मनी के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करता हूँ। तो मनी के मल्टीपल सोर्सेज जब तक आप नहीं क्रिएट करोगे तब तक आप एक्चुअली सक्सेसफुल भी नहीं हो पाओगे और आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे लाइफ। और सर इसमें सर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी आती है कि मनी सर यूथ मतलब एज ए जो स्टूडेंट है सर, में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में सर ये भी करने लगते हैं कि ट्रैप में फंस जाते हैं सर। जैसे सर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो सर काफ़ी सारे इतने ज़्यादा ब्रोकर हैं कि वे टिप देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। तो सर वे इस तरीके के ट्रैप में भी फंस जाते हैं। Right. तो वे इस चीज़ से बाहर कैसे रहें? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट है नहीं। अपने अंदर वो स्किल्स आपको पैदा करनी है। तो स्किल्स पैदा करने के लिए वन ऑफ द स्किल्स इज हैविंग द फाइनेंशियल नॉलेज। अगेन, नॉलेज आपके पास हो गई, फाइनेंशियल नॉलेज, अब आपको स्किलफुली उसको अप्लाई करना है। वो स्किल आपको सीखनी है, वो आर्ट आपको सीखनी है। तो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जल्दी पैसा कमाने के लिए या कोई टिप लेने के लिए, अगर अब मेरे पास भी कोई टिप आती है जैसे, तो मैं उसको अपने लेवल पे इवेल्युएट करता हूँ कि ये जो टिप आई है सही भी है नहीं है। मेरे कुछ अपने सर्टेन पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे मैं इवेल्युएट करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि ओके हाँ ये टिप यूजफुल हो सकती है, तब मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपके खुद के कुछ पैरामीटर्स, क्योंकि सर साइकोलॉजिकल लेवल पे सर उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, ज्यादा पैसा कमाना है। वो उस समय वहाँ नहीं समझ पाता कि ये मेरे लिए सही रहेगी या गलत रहेगी, क्योंकि सर जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है, अभी एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। तो उस चीज के ऊपर आप क्या कहोगे? हाँ, मैं वही चीज़ बोलना चाह रहा था कि कोई शॉर्टकट नहीं है, बस ये मूल मंत्र याद रखें। हो सकता है वो टिप सही भी हो, कई बार ऐसा होता है कि अच्छी टिप्स भी आ जाती हैं,
हर एक के पास। तो अगर वो टिप आ गई तो आप उसको एक बार थोड़ा सा इवेल्युएट कर लो अपने लेवल पे, क्योंकि सामने वाले का इंटेंशन क्या है या वो टिप सही गलत है जो भी है, आप जज नहीं कर सकते। आप जज तभी कर पाएंगे जब आपके पास थोड़ी सी स्किल और थोड़ी सी नॉलेज होगी। तो बिना कोई शॉर्टकट मारे आप अपने लेवल पे उसको जज करके तब इन्वेस्ट करें। सर क्या सर स्टॉक मार्केट में सर करियर बनाया जा सकता है? हाँ, स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के, जिसमें आप अपना अगर वो सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर लेते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में मल्टीपल तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं। आप रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, आप अंडरराइटर बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। बट अकॉर्डिंगली आपको वो क्वालिफिकेशन एक्वायर करनी पड़ेगी, वो स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। सर मेरे पास सर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, सर मुझे कहाँ जाना चाहिए? सर मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, या मुझे रियल एस्टेट में जाना चाहिए, या मुझे कमोडिटीज़ में जाना चाहिए? क्या चीज़ मेरे लिए बेस्ट रहेगी? जब सर मैं सर अभी सर एंट्री कर रहा हूँ सर, ये मेरा पहला स्टेप है, तो उसके लिए मेरे लिए क्या सही रहेगा? उसके लिए पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। क्या आपको आपकी मनी को डबल करना गोल है, या आपका इन्वेस्टमेंट गोल है, आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा बचा रहे हैं, और आपकी रिस्क एपेटाइट अगेन क्या है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपका कोई एज सच गोल नहीं है, आपके पास स्पेयर में अमाउंट है, तो थोड़ा सा आप नॉलेज लेके शेयर मार्केट में पैसा लगा दो। अगर आपके पास ऐसा है कि नहीं मुझे नॉलेज नहीं है और ना ही मेरे पास उतना टाइम है, तो आप किसी म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं बेटर रिटर्न के लिए। तो अगेन मल्टीपल फैक्टर इसमें काम करते हैं। सर रियल इस्टेट इंडस्ट्री किस तरीके की इंडस्ट्री है सर? ये थोड़ा बता, अगर आप इसके बारे में जानते हो तो। रियल इस्टेट इंडस्ट्री अगेन ये एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। मैं जो मेरे हिसाब से, मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ, अगर रियल इस्टेट में पैसा लगाना है, आपके पास उतना अमाउंट है, तो एक मजे की बात यह है कि जो हमारा इंडियन माइंडसेट होता है वो ये होता है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। यस सर। तो अगर मैं पैसा लगाता हूँ और मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ तो मुझे शांति रहती है कि चलो गोल्ड आ गया मेरे पास है कुछ। अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं आता। वो फिगर्स जो है वो खाली आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे देख सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ गए। तो वो साइकोलॉजिकली उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगता हमें। अगर मैं उतने ही अमाउंट का कोई एक प्लॉट खरीद लूं, एक घर खरीद लूं, है ना, तो मुझे लगेगा कि चलो एक घर खरीद लिया, एक जमीन खरीद ली, आई हैव समथिंग इन, मतलब इमूवेबल आ गया मेरे पास कुछ अब। तो उस माइंडसेट से मतलब हम इंडियन काम करते हैं। मेरे ख्याल से अगर इन्वेस्ट करना है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो एरियाज जो भी अंडर डेवलप्ड है, जो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे आप पैसा लगाइए। कोई साइट कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहाँ पे आप पैसा लगाइए। कोई फ्लैट बना रहा है, मान लिया कोई बिल्डर, तो बनने से पहले आप वो अमाउंट दे के प्रॉपर्टी ले लीजिए। बाय द टाइम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 2 साल 3 साल बाद, प्रॉपर्टी के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ चुके होंगे। 2-3 साल में आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। सर हमारा सर मेन फोकस सर किस चीज़ पे ज़्यादा होना चाहिए सर? लाइबिलिटीज़ पे सर या एसेट्स पे? सर लाइबिलिटीज़ से मेरा मतलब सर ये कि सर मैंने जहाँ सर मैं पैसा लगा रहा हूँ सर, रिटर्न में मेरे को सर कुछ नहीं मिल रहा। सर एसेट से सर मेरा मतलब ये कि जहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट कर मतलब लगा रहा हूँ, वहाँ से मेरे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा सर वापस आ रहा है। तो सर जो सर यूथ है या स्टूडेंट है सर, कोई भी है सर, उसे सर सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए स्टार्टिंग में? क्योंकि सर मोस्टली सर बच्चे सर लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छी कोट भी है, मुझे याद आती है कि फादर के पैसे से आईफोन लेने से बेटर है खुद की मनी से आप नोकिया ले लो। यस सर। मतलब ये कहावत बोली जाती है। तो हम क्या करते हैं कि पीयर प्रेशर में आके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीयर प्रेशर में आके या और किसी रीज़न की वजह से वो एक इल्यूजनल वर्ल्ड में चले जाते हैं। उनके पास महंगी बाइक होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, और फ़ोन भी आईफोन से कम तो चलेगा ही नहीं। उस तरह की चीज़ों पे चले जाते हैं तो वो लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। शायद यहीं से ही आपका वो क्वेश्चन भी आ रहा है। यस सर। तो वो लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। चलो ठीक है, एक एज तक आपने कर लिया, फाइन। मेरे ख्याल से अब जब आप कॉलेज में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आके पढ़ रहे हो, तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको लाइफ के बारे में सिखाएं। तो लाइफ बिल्कुल अपोजिट तरीके से काम करती है। लाइफ में तब आप जीत पाओगे जब आपके पास एसेट्स ज़्यादा होंगी, जब आप ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ना ध्यान देके वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान देंगे। आप नॉर्मल सी, आप अभी गूगल करके मुकेश अंबानी जी जो हैं उनका लाइफ स्टाइल देख लीजिए।
बहुत ही सिंपल, सादे कपड़े पहन के आराम से घूमते हैं, यूजुअली वाइट शर्ट पहन के रखते हैं, बहुत ही सिंपल। और वहीं एक जिसकी नई नई जॉब अभी लगी है, वो मतलब पहली बार में आईफोन भी खरीदेगा और सब कुछ करेगा। तो वो माइंडसेट वैसा आई थिंक चेंज करके वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए। ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आप यूज कीजिए, बट ये आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। अगर आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े होंगे, अगर आप सक्सेसफुल होंगे, तो आई थिंक आप ज्यादा बेटर लाइफ जी पाओगे। तो लाइबिलिटी क्रिएट करने की जगह एसेट्स क्रिएट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ऑब्वियसली। सर जो एक ईएमआई का जो ट्रैप होता है सर उससे कैसे बचे? उसके लिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। ईएमआईज आज की डेट में क्या है कि अगर किसी को घर खरीदना है, एक मिडिल क्लास पर्सन को, तो बिना होम लोन के वो घर नहीं खरीद पाएगा अनलेस उसके पास, इनफैक्ट अगर उसके पास खुद की जमीन भी है, प्लॉट भी पड़ा है, तो उस पर घर बनाने के लिए भी उसको लोन लेना पड़ जाएगा शायद आज की डेट में, इस तरह से हो चुका है। तो ईएमआई इज नॉट अ बैड थिंग, बट ईएमआई मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास ईएमआई मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है, तो ईएमआई आपको ड्रेन आउट कर देगी बुरी तरीके से और आप इस ट्रैप में फंसते चले जाओगे। आप, बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे जो फाइनेंस के जो बहुत दिग्गज लोग हैं उन्होंने बहुत सारे रूल दिए हैं। कोई 20-30-50 का रूल लेके आया है, कोई अलग 60-10-40 का रूल लेके आया, मल्टीपल तरीके के रूल्स हैं उसमें। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी ईएमआई आपकी मंथली इनकम की 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो थ्योरीज हैं, जो टूल्स हैं, ये सारे के सारे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है, ईएमआई चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से ईएमआई पे ऑफ भी करोगे, अपना लोन भी पे ऑफ करोगे और एसेट भी क्रिएट कर लोगे। अब लोन आपने मान लिया ह्यूज अमाउंट का लोन ले लिया, 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का लोन ले लिया एक घर खरीदने के लिए, तो उसको अगर आप नॉर्मल ईएमआई में पे करते रहेंगे तो वो 20 साल 30 साल जितने टाइम का आपने लोन लिया है, उतने टाइम तक आते आते आप प्रिंसिपल से ज्यादा लगभग 2 गुना इंटरेस्ट आप पे कर चुके होंगे। 50 की जगह आप लेट्स से 3 करोड़ रुपए पे कर चुके, 50 लाख की जगह। तो उसमें बहुत सारे टूल्स हैं। आप एक ईएमआई एक्स्ट्रा डालिए, 12 की जगह 13 ईएमआई पे कीजिए। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास सेविंग्स अगर स्पेयर का आ गया, कोई यूज नहीं है उसका, आप उसको उठा के लोन में डाल दीजिए। इस तरह करके लोन जल्दी आपका उतर जाएगा, आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। अगेन ये सिर्फ एक छोटा सा टूल है, ऐसे मल्टीपल टूल्स हैं। ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियल डिसिप्लिन का पार्ट है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको सीखना चाहिए। सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करें? पहले जब भी आप लोन ले रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए, पूरा एक अपने जिसको बोलते हैं कि एक रोड मैप बना लीजिए कि हाउ यू आर गोइंग टू रीपे दैट लोन। उसके बाद फिर आपकी ईएमआई इवेल्युएट कीजिए, आपकी मंथली सैलरी इवेल्युएट कीजिए कि कितना ईएमआई आप स्पेयर कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं आप ईएमआई, उतना उसको एग्जॉस्ट मत कीजिए, थोड़ा स्पेयर अमाउंट रखिए उसमें, और उस स्पेयर अमाउंट को एज एक्स्ट्रा मनी डालना शुरू कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है लोन को जल्दी उतारने का और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आने का। कोई भी ईएमआई आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए, आपको उतना डिसिप्लिन रहना है कि, और वो होगी नहीं अगर आपने पूरा वो डिसिप्लिन से बनाया हुआ है एक पूरा सिस्टम, तो कोई भी ईएमआई बाउंस नहीं होगी आपकी। सर स्टूडेंट कैसे बना सकता है सर मतलब लेके आ सकता है अपनी लाइफ में सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन? ये तो सर आपने सर एज अ सर जो जॉब कर रहे हैं सर उनके लिए बताया, पर सर जो स्टूडेंट है सर वो कैसे बना सकता है? सर स्टूडेंट्स 2 तरीके से बना सकते हैं आई थिंक। पहला, फाइनेंशियल नॉलेज लें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। जब तक वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि अभी लोन तो उनको नहीं मिलेगा और लोन लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि कोई पर्पज नहीं है। यस सर। तो इन्वेस्टमेंट जब वो शुरू करेंगे और डिसिप्लिन होके हर महीने 1000 रुपया जो भी वो अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं, उतना जब वो डिसिप्लिन होके वो इन्वेस्ट करते रहेंगे रेगुलरली, और फाइनेंशियल नॉलेज वो हम भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ से, मल्टीपल सोर्सेज है, यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं, उनसे वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन फाइनेंशियल नॉलेज लेके धीरे धीरे एक अपना रोड मैप बिल्ड कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म का टारगेट सेट करें कि बाय द टाइम मेरी ग्रेजुएशन पूरी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होती है, या जब मैं जॉब करने के 3 साल तक मेरे पूरे हो जाएंगे, तो मेरे पास दैट मच ऑफ अमाउंट होना चाहिए। उस अमाउंट को गोल बना के एक कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन करें कि आज की डेट से कितना इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए, ताकि मैं 3 साल 4 साल 5 साल जो भी उनका गोल है, उतने टाइम तक उस स्टेज तक उस अमाउंट तक पहुंच जाऊं। आज से उतना अमाउंट सेव करना शुरू करें। अगर वो उतना अमाउंट नहीं सेव कर पा रहे हैं तो उसको कैसे अर्न किया जा सकता है, इंटर्नशिप में जाएं या कोई साइड में अपना जॉब शुरू करें। एक और मजे की बात यह भी है कि जब हम फॉरेन में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, yes, तो हम कॉलेज के बाद 4 घंटा पेट्रोल पंप पे काम कर लेंगे या स्टोर पे काम कर लेंगे, yes, बहुत खुश होके। वही काम हम यहाँ नहीं करेंगे।
माइंडसेट अगेन। Yes, sir. जब हम वहां पे जॉब कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल भरो या स्टोर में जाके काम करो, बट बहुत सारे ऑप्शन है ना, आप उनको क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो? बहुत सारे ऑनलाइन काम है, आप ऑनलाइन काम करो 4 घंटा 5 घंटा, साइड हसल जिनको हम बोलते हैं, उस तरह के कुछ ढूंढो। कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों पे काम करो, अमेजन पे कोई अपना प्रोडक्ट बेचो, या मतलब वट बहुत सारी चीज़ें हैं। उस तरह से कुछ काम करके अपना पैसा इकट्ठा करना शुरू करें, उसको इन्वेस्ट करें और वो अपना जो टारगेट उन्होंने बताया उसको अचीव करें। यहाँ से फाइनेंशियल डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है इस तरह से। सर जो वेल्थ है, मतलब सर एक टर्म, सर जो 2 टर्म है सर, एक वेल्थ है और एक सर रिच है। मतलब सर ये कहा जाता है कि रिच मत बनो, वेल्दी बनो। सर ये मतलब ये क्यों कहा जाता है? वेल्थ और रिचनेस, एक्चुअली वेल्थी होने में आई थिंक एक दौड़ जो है आपकी वो खत्म हो जाती है। रिच या रिचेस्ट पर्सन बनने की कोई लिमिट नहीं है। गौतम अडानी जी जो हैं वो नंबर 1 पे आ जाते हैं, एशिया के सबसे रिचेस्ट मैन। Yes, sir. 2 ही दिन में वो नीचे आ जाएंगे सेकंड पोजीशन पे। तो वो रेस तो कभी खत्म नहीं होने वाली है, Yes, वो sir. आपकी चलती रहेगी, है ना। बट वेल्दी होने का मतलब ये है कि आपके पास इनफ वेल्थ है कि आप अपनी पूरी लाइफ आराम से निकाल सकते हैं। शायद नेक्स्ट पीढ़ी को भी आपने सेटल कर दिया है, यू आर दैट मच वेल्दी। क्योंकि हमारे यहाँ पे बोला भी जाता है, एक कहावत, कि तीसरी पीढ़ी डिसाइड करती है कि वो वेल्थ रहेगी या जाएगी। Yes, sir. ऐसा होता है, एक फिनोमेना है कि अगर आपकी जो तीसरी पीढ़ी है वो आपकी पूरी वेल्थ खत्म कर देती है जो आपके पूर्वजों ने जमा की होगी। सर बिल्कुल तीसरी सर, पीढ़ी कहा जाता है कि अपोजिट होती है वो। अपोजिट हो जाती है। तो वैसे भी तो कुछ होने नहीं वाला, तीसरी पीढ़ी तक आते Yes, आते। तो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी जो है उसके लिए अगर आपने सेव कर लिया और आपकी वो दौड़ खत्म हो गई कि मतलब कितना, अब आप अंबानी का एग्जांपल ले लीजिए, आई थिंक कुछ 8 लाख करोड़ की वेल्थ है, नेटवर्थ है। तो मतलब उतनी वेल्थ अगर कोई पर्सन डेली करोड़ों रुपए भी खर्च करे तो भी पूरी जिंदगी अपनी खर्च नहीं कर पाएगा। तो मतलब उस पैसे का आप क्या करने वाले हैं अब आगे? कुछ नहीं। बट फिर भी वो इंडस्ट्रीज है, चलती जाएंगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज है और भी है, तो वो चलती जाएंगी। तो वो दौड़ हमेशा रहेगी। तो रिचनेस और वेल्दीनेस में आई थिंक यही डिफरेंस है कि एक सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया, आपकी दौड़ खत्म हो गई, यू आर वेल्दी नाउ, ओके, कर लिया, अब मतलब हो गया। हो गया। इससे ऐसा नहीं कि आप काम करना बंद कर देते हो, ऐसा नहीं कि अब आप बैठ के खाओगे, बट वो एक जो साइकोलॉजिकली जो आपकी रेस चल रही थी, यू आर वेल्दी इनफ नाउ, ओके फाइन, हो गया। सर हम सर साइकोलॉजिकल कैसे स्ट्रांग बने सर पैसे को लेके? स्टूडेंट को अगर साइकोलॉजिकली अगर पैसे की तरफ स्ट्रांग बनना है तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना देती हैं। जैसे एक बहुत वंडरफुल बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। Yes, sir. वो किताब मतलब पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस तरह की है, रिच डैड पुअर डैड बड़ी फेमस किताब Yes, है, sir. द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इस Yes, तरह sir. की बहुत सारी किताबें हैं। तो वो मनी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती हैं आपको। मनी का काम क्या है? आपकी जरूरतें पूरी करना, उसके अलावा और कुछ काम नहीं है। लेकिन हम मनी को इतना प्राइमरी बना लेते हैं कि उससे हम अपना सुख चैन सब भूल जाते हैं, Yes, sir. आंख बंद करके काम में लगे रहते हैं। तो वो मनी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सिखाती है। तो वो पर्सपेक्टिव जरूर बिल्डअप करना चाहिए एक स्टूडेंट को। और अभी स्टूडेंट्स के लिए इट इज वेरी इजी, कोर्स करिकुलम की किताबें भी पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ने की हैबिट है ही। Yes. आई वुड सजेस्ट कि इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा किताबें जरूर पढ़ें। किसी को जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, कोई मनी की तरफ अट्रैक्टेड है तो इस तरह की चीजें पढ़ें, कोई और किसी दूसरी तरीके से अट्रैक्टेड है तो उस तरह की, मतलब लिटरेचर पढ़ना जरूर बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे सर मतलब उसका सर पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज कर देगी सर, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली, पैसे को देखने के लिए। बिल्कुल, नजरिया बदल जाता है। सर आपने सर बुक लिखने का सर आइडिया कैसे आया सर आपको? हाँ, बुक लिखने का आइडिया ऐसा था कि मैं बहुत टाइम से एक किताब पे काम कर रहा हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ, अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई है। अब वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे पहुंच गया है, जल्दी पब्लिश भी हो जाएगी। तो उस पे काम करते करते, एक्चुअली मैं शुरू से पोइट्रीज भी लिखता था, तो somebody suggested के आई शुड गेट देम पब्लिश्ड। जो मैंने जितनी पोएम्स लिखी हुई हैं उनको पब्लिश करा लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना था कि पहले जो मैं जिस बुक पे काम कर रहा हूँ, पहले वो एक बार मार्केट में पब्लिश हो जाए, बिकॉज वो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह लीजिए या जो Yes, भी, sir. पहले वो पब्लिश हो जाए, उसके बाद मैं ये आराम से पोइट्री बुक छापता रहूँगा। बट किसी ने सजेस्ट किया, काफ़ी लोगों ने बल्कि इनफैक्ट सजेस्ट किया कि पहले मुझे ये छापनी चाहिए अपनी पोइट्री, तो मार्केट में एटलीस्ट मेरी प्रेजेंस आएगी। तो फिर मैंने कहा कि ओके, आई शुड गो अहेड विद दिस आइडिया। तो फिर मैंने वो पोइट्री बुक पब्लिश कराई अपनी।
सर अपनी बुक के बारे में सर थोड़ा बता दीजिए। बुक का नाम है कसक, अमेजन पे अवेलेबल है। और वो जो मैंने पोइट्रीज लिखी हैं, गज़ल्स लिखे हैं, वो उसका एक कलेक्शन आप कह लीजिए। मल्टीपल तरीके की हैं उसमें, कुछ आध्यात्मिक हैं, कुछ रोमांटिक भी हैं। तो हर तरह की उसमें गज़ल भी मिलेगी आपको, और नज़्म भी मिलेगी, और पोइट्रीज भी मिलेंगी। उसका एक कलेक्शन है। सर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो? आई वुड से मैं स्पिरिचुअल हूँ, मतलब मैं फॉलो एज सच नहीं, बट हाँ मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। सर ये कहा जाता है कि जब आप स्पिरिचुअली होने लगते हो तो आपके अंदर बहुत कामनेस आ जाती है। तो सर मतलब ये हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। एक्चुअली पूरी दुनिया में केओस चल रहा है। केओस एज इन के हर कोई आदमी भाग रहा है, किसी को किसी के पास हालचाल पूछने का भी टाइम नहीं है। हर एक के अपने एजेंडाज होते हैं। ऐसे केओस में जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो तो आप खुद की तरफ आ रहे हो, बेसिकली आप सेल्फ की तरफ जा रहे हो। तो जब आप वो सवालों के जवाब अंदर खुद के ढूंढ रहे हो, तो वो जो आपके अंदर जो केओटिक माहौल जो चल रहा था, वो धीरे 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 सेंट्रलाइज होकर आप काम की तरफ आ जाते हो। तो आप काम होने लगते हो, फिर दुनिया को देखने का तरीका आपका बदल जाता है। तो ये बात सच है, जितने ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा कामनेस आपके अंदर आएगी। तो सर क्या सर हर बच्चे को सर जो अभी मतलब आ ही रहा है सर कॉलेज में कुछ भी सर स्टूडेंट यूथ, सर उसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए? मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी ये सर किसी को सबका है ओपिनियन ही, हाँ। पर क्या फॉलो करना चाहिए उसको? मतलब मैं वही बोल रहा था कि मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी किसी को फॉलो करने से नहीं आ सकती। आपका इंक्लाइनेशन उस तरफ ऑटोमेटिकली होता है। कोई एक ऐसी घटना हो जाएगी या कोई एक ऐसा फैक्टर आपकी लाइफ में जरूर आएगा जिससे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। तो वो चीजें जब तक खुद से नहीं आएंगी तब तक आप किसी को चाह के भी नहीं बोल सकते कि किसी को फॉलो करें। तो आई थिंक यहाँ पर ये है, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन टू बिकम स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने के लिए। सर आपने सर पोएट्री के बारे में बात की थी, तो सर कोई एक पोएट्री जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है सर वो सुना दीजिए। एक गजल है, वो मैं सुना देता हूँ। बादल भी गरजते हैं, बौछार भी होती है, पर अब पहले वाली बरसात कहाँ होती है। तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता, दिन कहाँ होता है, रात कहाँ होती है। दूरियां दरमियां बढ़ा ली इतनी, साथ तो रहते हैं पर बात कहाँ होती है। मैं खुद को ही ढूंढने बड़ी दूर निकल आया हूँ, अब मुझसे ही मेरी मुलाकात कहाँ होती है। क्या बात है। आप सर ऐसे ही सर लिखते रहते हो सर आप? हाँ, कभी भी कुछ भी माइंड में आता है तो मैं लिखता जाता हूँ। सर ये कब से सर? ये आई थिंक स्टार्ट हुआ था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। आई थिंक 7th या 8th से, तब से मैं लिख रहा कोई हूँ। स्टोरी है सर इसके पीछे? नहीं, कोई स्टोरी है सच नहीं है, क्योंकि 7th 8th में तो क्या ही स्टोरी होगी। 7th या 8th में था, मुझे शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। और आई थिंक ये उसी शौक की वजह से, मतलब बहुत सारी किताबें मेरे पास मैंने पढ़ी हैं, मेरे पास अभी भी बहुत सारी किताबें रखी हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों में, मतलब मेरा लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसी से शायद वो लिखने का आया और मैं लिखता गया तो पोइट्री आती गई। ऐसा बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में कि काव्य फूटता है आपके अंदर से, मतलब पोइट्री इटसेल्फ आती है। Yes, sir. तो वो शायद इटसेल्फ कुछ रहा होगा, तो उस जगह जाके वो लिटरेचर हिट किया। और आई थिंक पोइट्री या जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ, आई कैन नॉट से कि वो पोइट्री है या जो भी है वो, बट वो आ रहा है, मतलब जो भी है। सर लास्ट क्वेश्चन, सर कोई भी सर 3 बातें या सर कोई भी 3 चीजें जो सर आप आज के यूथ को बताना चाहोगे पैसे के टर्म में? मनी के टर्म में नंबर 1, पैसा बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको पैसा कमाना ही है। तो अभी से स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दो। चाहे तो वो मतलब आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाली स्किल्स हैं या वो जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं। जॉब रिलेटेड स्किल मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपको सर्टेन सॉफ्टवेयर पे काम करना मांगती हैं, आपको सर्टेन सर्टिफिकेट कोर्स एक्वायर करने के लिए बोलती हैं, तो उस तरह की स्किल्स आप एक्वायर कर ले, नंबर 1। नंबर 2, मनी की साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं वो ज़रूर आपको पढ़नी चाहिए। आपका देखने का नज़रिया मनी को चेंज हो जाना चाहिए। एंड नंबर 3, रिचनेस की तरफ नहीं, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाओ। वेल्थ क्रिएट करो ताकि आप दूसरे लोगों को भी एक लार्जर पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस कर सको। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ों पे काम करना चाहिए। थैंक यू सर।
आपसे सर बात करके सर बहुत अच्छा लगा। सेम हियर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।